हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गॉस लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और आपको गॉस लॉ हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। गॉस लॉ, और फिर वही बात कहेंगे, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, लाइक करो, बेल आइकन का यूज करो। रेगुलर अगर अपडेटेड वीडियो आपके पास आते हैं तो मिलते रहेंगे उसे। ठीक है, विदाउट एनी इंटरप्शन। तो स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ। ठीक है, इसमें हमने एक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बना कर रखा है, तो उसमें हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी आप उस पर डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो गॉस लॉ में देखिए सबसे पहले बात आती है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज एरिया वेक्टर? ठीक है, काफी सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। एरिया वेक्टर क्या होता है कि कई बार आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, लेंथ, ब्रेथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, उसी के साथ एरिया भी आप पढ़ते हो। तो वहां पे बताया भी गया होगा आपको कि जो एरिया होता है वो स्केलर भी है और वेक्टर भी है। स्केलर है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं 1% की, क्योंकि क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन जब बात वेक्टर की आएगी तो प्रॉब्लम सामने है। चलो भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो फिर अब क्या करें हम, डायरेक्शन क्या होगा एरिया वेक्टर का? तो देखो, एरिया वेक्टर के साथ ये है कि एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको ही पता है, जो भी है, डिस्क है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी एल इंटू बी हो जाएगा, स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्फेयर है उसका एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं मैग्नीट्यूड में। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ये भी काफी सिंपल है। डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, तो इसका एरिया वेक्टर अगर हमें देखना है तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर में कई बार आपके दिमाग में आता है परपेंडिकुलर ऊपर ही क्यों होगी, परपेंडिकुलर अंदर भी तो होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, कहीं पर भी ले सकते हो आप, आउटसाइड भी और इनसाइड भी। ठीक है ना, ये एरिया वेक्टर हो गया हमारे पास। जैसे मान लो हमारा हाथ है, केवल इसका, इस हिस्से का देख रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो जो भी इसका एरिया होगा इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, या ऐसे होगा या फिर ये क्या हो सकता है, नीचे की तरफ। ये कंपलसरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर साइड में ही होगा, ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो नोट कीजिए आप लोग, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर is equal to, the magnitude of area vector is equal to area of the given surface, जो भी सरफेस है उसके एरिया के इक्वल होगा। the magnitude of area vector is equal to area of the given surface, but direction is perpendicular to the surface, but direction is perpendicular to the surface। सरफेस के हमेशा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई एरिया है इतना, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, जो भी इसका एरिया आ गया, और डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर। चाहे तो यूनिट वेक्टर से भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ चीजें आपको सीखनी है, जैसे कि आप ये कहो यार हमें कैसे पता चलेगा कि आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बॉडी में किसी एक पार्ट पे, समझिएगा इस चीज को, एक बॉडी में किसी एक पार्ट में एरिया वेक्टर आपने आउटसाइड लिया, तो जितने भी पार्ट को लोगे सबको आउटसाइड लेना, और अगर किसी एक को आपने इनसाइड लिया तो सबको क्या लेना, इनसाइड। जैसे यहां समझिए, कुछ कुछ एरिया वेक्टर्स भी हम फाइंड करते हैं और फिर आगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सबसे पहले आ गया 3D फिगर है, तो आप इसको
इमेजिन कर सकते हो, ये मान लीजिए कि रेक्टेंगल है, ब्रेथ बी और लेंथ एल, ब्रेथ बी है और लेंथ एल है, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, अगर एक छोटा सा यहां सेगमेंट ले लें, ये जो सेगमेंट है इसका नाम रख दिया हमने डीए, स्मॉल सेगमेंट। तो ये क्या होगा, आपको पता है सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर इस डीए को हम इंटीग्रेट करें क्लोज सरफेस के लिए, डीए को, तो ये होता है एल इंटू बी। सिंपल है, एक छोटा सा सेगमेंट लिया, पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट किया, मतलब आप ऐसे समझ जाओ कि यहां पे हमने एक छोटा सा ड्रॉप डाल दिया, ये हो गया डीए, और इंटीग्रेट मींस इस ड्रॉप को एक्सपेंड होने दिया। तो कंप्लीटली जब एक्सपेंड होगा तो क्या करेगा, पूरा का पूरा ये कवर कर लेगा, जो कि कितना आएगा, एल इंटू बी। अच्छा, सेम कंडीशन है, मान लीजिए इसी में अगर हमारे पास यहां पे कोई स्क्वायर हो इस टाइप से, इसकी साइड आपको पता है ए है, यहां पर भी हमने एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया, ये क्या है, डीए, और हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। छोटा सा सेगमेंट है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना। ये कंडीशन हो गई। और एक चीज और अभी आपको जो बताने जा रहे थे हम, उसे समझिएगा। मान लीजिए कि ये कोई क्यूब है, यहां पे क्यूब है, ये क्यूब है आपके पास। इसमें अगर मान लीजिए कि आपने एक एरिया वेक्टर यहां सेलेक्ट किया, DA1, ये ऊपर की तरफ, तो क्लियर है कि अगर यहां पर भी एक एरिया वेक्टर आपने सेलेक्ट किया DA2, तो ये भी क्या होगा, आउटसाइड। अगर आपने यहां पे इस साइड में सेलेक्ट किया DA3, तो ये भी क्या होगा, आउटसाइड। ये नहीं कि जब मन हुआ आउटसाइड ले लिया, जब मन हुआ इनसाइड ले लिया। अगर आपने नीचे की तरफ एक सेलेक्ट किया, तो DA3 आपको कैसे लेना है, आउटसाइड ही लेना है, ठीक है। लेकिन देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने यहां पे क्या किया, एक और क्यूब बनाया, यहां पे एक आपने यहां पे क्यूब बना दिया, और इस बार आपने क्या किया कि कहा कि यार आउटसाइड तो वहां ले ही चुके हैं, इस बार हम क्या करते हैं कि एरिया वेक्टर को कहां लेते हैं, इनसाइड। इस डीए को आपने क्या किया, अंदर की तरफ ले लिया, DA1 को। सेम बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या किया, इसको ले लिया DA2, ये भी इनसाइड होगा। यहां पे अगर आप DA3 ले रहे हो तो ये भी क्या होगा, इनसाइड। और यहां पे अगर आप DA4 ले रहे हो तो ये भी क्या होगा, इनसाइड ही होगा। ये कंडीशन होती है। क्लियर है कि अगर मान लीजिए कि हम क्या ले रहे हैं, आउटसाइड, तो सब आउटसाइड होंगे सेम बॉडी के लिए। और डिफरेंट बॉडी है तो कोई दिक्कत नहीं, एक में आउटसाइड लो, एक में इनसाइड लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने एक बॉडी सेलेक्ट किया तो सबके लिए आपको यूनिफॉर्मिटी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही कंडीशन, आपने ये बॉडी लिया, इसमें आउटसाइड लिया, तो सबको आउटसाइड लो। ये नहीं कि इन दोनों को आउटसाइड लिया, इसको इनसाइड ले लो। और यहां पर भी अगर आपने एक को इनसाइड लिया, तो अब जो भी सरफेस लोगो सबका क्या लेना पड़ेगा, इनसाइड ही लेना पड़ेगा। ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आपको इसे नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है। पॉज कर सकते हो वीडियो, और बाकी तो ठीक है। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा देखिए यहां पे। अब हमने क्या किया यहां पे कि एक डिस्क ले लिया, डिस्क का रेडियस क्या है, R, ठीक है। इस डिस्क पे एक एरिया वेक्टर ले लिया, जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं, मन है आउटसाइड, मन है इनसाइड। तो हमने DA आउटसाइड। अब अगर इस DA को हम इंटीग्रेट करते हैं
तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एरिया, यानी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, सिलेंडर के केस में आपको पता है सिलेंडर के कितने सरफेस होते हैं, सिलेंडर के टोटल 3 सरफेस होते हैं, 2 फ्लैट होते हैं और एक कर्व। ठीक है, फ्लैट का तो होता है पाई आर स्क्वायर, और कर्व का आपको पता है कितना होता है, 2 पाई आर एल, जो भी रेडियस आर और लेंथ एल। तो इसको देखकर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहां से अब हमने क्या किया कि एक सिलेंडर ले लिया यहाँ पे, सिलेंडर का ये एक्सिस है, तो इसको हमने मान लिया इसका रेडियस क्या है, आर, और लेंथ क्या है, एल, ये है। यहां पर भी कंडीशन सेम है, अगर हम आउटसाइड लेंगे तो सबको आउटसाइड लेंगे, अगर इनसाइड लेंगे तो सबको इनसाइड ही लेंगे। तो जैसे यहां देखिए, हमने यहां पे लिया DA1, ये आउटसाइड है। सेकंड, ये तो फ्लैट सरफेस है भाई, सिलेंडर देखिए जैसे मार्कर ही है, इसको भी हम सिलिंड्रिकल मान सकते हैं। तो कितने सरफेस हो गए, ये फ्लैट और ये क्या हो गया, कर्व, 3 हो गए। तो यहां पर भी देखो ये फ्लैट है DA1 और ये हो गया कर्व, कितना हो गया DA2, और ये भी फ्लैट हो गया DA3, 3 सरफेस हो गए। अब अगर इनको इंटीग्रेट करें तो आप ये बताइए DA1 एक छोटा सेगमेंट है, पूरी बॉडी के लिए इंटीग्रेट किया तो क्या होगा, पूरा, काफी सिंपल है, छोटा सेगमेंट लो, इंटीग्रेट किया क्लोज सरफेस के लिए, पूरा एरिया लिख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे DA1 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर हम देखें DA2, तो ये क्या है, DA2 कहां पर है, कर्व सरफेस पर है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। ठीक है, और ये है DA3, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसके लिए हो गया। अच्छा, अगर आपको स्फेयर दे दिया जाए, ये स्फेयर है, स्फेयर का जो रेडियस है वो आर है, तो एक छोटा सा आपने सेगमेंट ले लिया DA, सरफेस के परपेंडिकुलर तो होता ही है। ठीक है ना, अब इस DA छोटा, फुटबॉल जैसे आपने देखा होगा, फुटबॉल का एक छोटा सा पार्ट ले लिया DA। अब अगर इंटीग्रेट करेंगे टोटल, ये हो जाएगा एरिया ऑफ द फुटबॉल, जो कि क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो ये तरीका होता है जिसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, कि फाइंड करते हैं एरिया। गॉस लॉ में इसका काफी यूज है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन इसकी हो गई, तो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई इसकी। इसके बाद बात आती है फ्लक्स की। फ्लक्स क्या होता है, तो देखिए फ्लक्स का मतलब होता है, एक लैटिन नेम है फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स लैटिन नेम कैसे है कि हमें मानते हैं कि फ्लक्स का सिंपल सा मतलब होता है फ्लो थ्रू अ सर्टेन एरिया। किसी भी सर्टेन एरिया से कोई भी चीज अगर फ्लो हो रही है तो उसको हम बोलेंगे फ्लक्स। अब क्या फ्लो हो रही है, उस टाइप का फ्लक्स होगा। जैसे मान लो स्ट्रीम फ्लो हो रही है, स्ट्रीम फ्लक्स। आपने एक फ्रेम ले लिया और कूलर के सामने खड़े हो गए, पूरी एयर फ्लो हो रही है उस सर्टेन एरिया से, तो क्या हो गया, एयर फ्लक्स। उसी के अंत सामने मैग्नेट रख दो, मैग्नेटिक लाइंस पास हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक लाइन पास हुई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स की डेफिनेशन नोट करो। फ्लक्स, गॉस लॉ अपना चल रहा है, और इसमें अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, फ्लक्स की।
अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये सब नहीं है, इसीलिए डिफरेंस समझना। कई बार फ्लक्स पूछा जाता है, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलने लगते हो, अरे नहीं होगा भाई, ठीक है। तो नोट कीजिए, फ्लक्स, फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज अ फ्लो, flux can be defined as a flow through a certain area. Flux can be defined as a flow through a certain area. ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो क्लियर है कि फ्लक्स की डेफिनेशन होती है फ्लो थ्रू अ सर्टेन एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू द सर्टेन एरिया, या इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सर्टेन एरिया। नोट कीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज अ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड और electric lines of force, electric field or electric lines of force passing through the certain area, passing through the certain area। ठीक है। अब देखो, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है वर्क डन क्या होता है, हम क्या बोलते हैं कि वर्क डन क्या होता है? व्हेन अ फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स कॉल्ड वर्क डन। ये तो डेफिनेशन हो गई। कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो बोलते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मींस अगर फोर्स है, उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या होगा? वर्क होगा। सेम कंडीशन यहां पर भी है। अगर एरिया है और उसमें से इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो नोट करो। और इट कैन बी, और करके, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, it can be calculated by the dot product of electric field and area vector. It can be calculated by the dot product of electric field and area vector। तो देखिए, यहां से हम बात कर रहे हैं, सोच रहे थे कम में काम चला लें। यहां हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी गॉस भाई नहीं आया, गॉस भाई खाने में टाइम है, अभी तो फ्लक्स समझेंगे, फिर ये क्या बोलते हैं इसको, या सॉलिड एंगल भी इसी में करेंगे, उसके बाद फिर आएंगे। ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे डिनोट करते हैं? फाई से। नॉर्मल फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये अपना हो जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। या फिर इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिखते हैं, क्या होते हैं? ई डॉट डी ए, ये इंटीग्रेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं पर फाई ई से डिनोट करते हैं, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स भी आता है, इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फाई और ई, फाई ई, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फाई भी यूज करते हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड का होता है। ठीक है, बट अभी हम लोग फाई से ही काम चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम यहां पे देखें तो आप समझिए इस चीज को, फाई इक्वल टू हो जाएगा यहां से ए डॉट बी, क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट डी ए क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा। जहां पे आपको पता है कि ई क्या है? ई अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डीए यहां पे क्या है? डीए यहां पे है एरिया वेक्टर। थीटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। थीटा जो होता है, इसको समझिएगा, ये होता है एंगल बिटवीन ई एंड डी ए। ये थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, ठीक है, कैसे होता है, लेकिन थोड़ा सा उसके पहले यूनिट देख लें। तो यूनिट ऑफ फाई क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर। एक तो ये भी हो गया, ठीक है, और एक और होता है
इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये यहां से कैंसिल हो गया, क्या आ गया, वोल्ट मीटर। ये दो चीजें आ गई, ठीक है। फिर बात आती है डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ फाई। तो यहां से आप इजीली समझ सकते हो, न्यूटन का क्या होगा, MLT-2, ये न्यूटन का हो गया। कूलम का हो गया AT, और मीटर स्क्वायर का हो गया L2। तो फाइनली क्या हो गया, ML3T-3A-1। तो ये इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है। अब जो अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि थीटा जो होता है एंगल बिटवीन ई और डी ए होता है, तो ई और डी ए कैसे होगा ये समझिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये अपने पास कोई सरफेस है यहां पे, ठीक है, और ये जा रही है अपनी इलेक्ट्रिक लाइंस, ये चली गई इलेक्ट्रिक लाइंस। तो हमारी आदत होती है एंगल जब भी देखते हैं तो सरफेस से देखते हैं या प्लेन से देखते हैं, एक्स वाई एक्सिस पर भी या कहीं पर भी दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करते हैं, वहां तक तो ठीक है, यहां भी कोई दिक्कत उससे नहीं होगी। लेकिन जनरली आदत होती है देखते हैं तो ऐसा प्लेन के साथ देखते हैं। लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स को अपने दिमाग में रखो। रे ऑप्टिक्स में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन किसके साथ होता है, नॉर्मल के साथ, ठीक है। यहां पर भी जो भी एंगल होता है नॉर्मल के साथ होता है। अब नॉर्मल के साथ क्यों होगा, नॉर्मल के साथ इसलिए होगा कि अभी अभी हमने आपसे क्या बताया, थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन ई एंड डीए, और डीए हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसीलिए यहां पे जो भी एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, डीए, और ये एंगल होगा हमेशा, न कि आप सरफेस के साथ यहां पे ये एंगल नहीं होगा, हमेशा ये एंगल होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद से एक दो चीजें और यहां पे डिस्कस कर ले हम। फर्स्ट केस है इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री है तो जो फाई होगा वो कितना होगा, ई डी ए कॉस 0, यानी कि ये हो जाएगा ई डी ए। इस केस में जो फाई होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम कैसे होगा आप खुद देख लो। ये मान लीजिए कि कोई हमारे पास फ्रेम है, इसका एरिया ए है, और इसी से हम पास करा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एरिया वेक्टर भी क्या है, इसी पर है, डीए। तो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। और एक सरफेस पर मान लो बोर्ड है, इस पर दो परपेंडिकुलर हो गए ये दोनों, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। और टू पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड केस जो हो गया वो ऐसे हो जाएगा, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 में हम सिंपल एग्जांपल लेंगे, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है। और ये जो अपने पास है यहां पे, ये हो गया अपना डीए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डीए है, इनके बीच का एंगल क्या है, 90। तो अगर हम जाएं यहां पे फॉर्मूले से, तो फाई इक्वल टू क्या होगा, ई डी ए कॉस 90, जो कि क्या होगा, 0। और यहां पे जो फाई आता है ये क्या आता है, मिनिमम। मिनिमम जो आएगा वो कितना आएगा, 0, ठीक है। तो इसको एक बार नोट करो, फिर हम इसको दूसरे तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके पास।
आज मौसम थोड़ा सा वो है ना, तो बोर्ड भी ये मिटने में काफी प्रॉब्लम करता है। लाइट देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अपने पास ये सरफेस है, ठीक है। एक इसमें हम मार्कर यूज करेंगे किसके लिए, एरिया वेक्टर के लिए, और एक हम यूज करेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। अब आप समझिए इस चीज को, यहां से अभी फिलहाल दोनों ये इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही हैं, ये दोनों ये इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही, और भी सारी जा रही हैं यहां से, और भी सारी इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही हैं। तो मैक्सिमम इस सरफेस से कब पास होंगी, जब इस तरह से होगा तो मैक्सिमम पास होंगी। अब मान लो ऐसे हो गया तो कुछ ऊपर से निकलेगी कुछ नीचे से। तो सोच के देखो इस केस में, फर्स्ट केस में सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे पास होंगी, जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर पास होंगी, ये मैक्सिमम कब होगी, जब ये कंडीशन होगी। अच्छा, इस कंडीशन में आप सोच के देखो, ये हो गया अपना एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक लाइंस भी इसी तरफ जा रही है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। अच्छा, वही सेकंड केस में देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जा रही है और ये बीच में आ गया अपना सरफेस। अब ये बताइए इसमें से कौन सी लाइन है जो इससे पास हो रही है, कोई भी नहीं। एक ऊपर से गई, दूसरी नीचे से निकल गई, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ, कुछ नहीं, वो है ना वो शोले की डायलॉग है, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। वही स्थिति है, देखो आधा ऊपर से निकल गया आधा नीचे से निकल गया, इसमें से तो कुछ पास ही नहीं हुआ। तो जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, नोट कीजिए। द एरिया ऑफ the length and breadth of a rectangular frame, the length and breadth of a rectangular frame, the length and breadth of a rectangular frame the length and breadth of a rectangular frame are 50 centimeter and 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे if the electric lines of force passing through the frame, if electric lines of force passing through the frame, if electric lines of force passing through the frame at an angle 30 degree with the surface of the frame, at an angle 30 degree with the surface of the frame, find electric flux, find electric flux if electric field intensities, find electric flux if electric field intensities 4 into 10 to the power 4 volt per meter, if electric field intensity is 4 into 10 to the power 4 volt per meter। अब देखो बेटा दो चीजें, अब समझिएगा इस चीज को। अगर इन्होंने बोल दिया कि इफ एंगल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 डिग्री, कुछ बोला ही नहीं है। जैसे अब इसमें तो हमने बोला है, क्या बोला है, विद द सरफेस बोला है, तो आपको पता चल गया कि सरफेस के साथ है, लेकिन सरफेस के साथ नहीं लेना है, लेना एरिया वेक्टर के साथ, तो 90 डिग्री करेंगे। अभी हम करके दिखाएंगे आपको, ठीक है।
लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोलते हैं तो फिर हमेशा नॉर्मल के साथ ही एंगल होता है। जैसे कहा जाता है ना कि एक रे इंसिडेंट हुई 30 डिग्री पर, वंडर स्टूड होता है किसके साथ? नॉर्मल के साथ। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो अपने पास रेक्टेंगुलर फ्रेम ये है, और रेक्टेंगुलर फ्रेम की जो साइड है वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर, और ये कितना था? 20 सेंटीमीटर। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, जो कि कितना बोला था मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, एक ही बात है। और एक कंडीशन और दिया गया कि इसका जो एंगल है सरफेस के साथ है ये 30 डिग्री। तो अगर सरफेस के साथ 30 डिग्री है तो हमारे पास जो कुछ भी होता है वो किसके लिए होता है? एरिया वेक्टर के लिए। और एरिया वेक्टर के साथ फिर कितना होगा? ये टोटल 90 होगा, ये होगा 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है हमेशा, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर कुछ भी नहीं देते हैं तो जो भी है एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर सरफेस के साथ देते हैं तो सरफेस के साथ नहीं लेना है, एंगल हमेशा लेना है नॉर्मल के साथ। तो अगर हम यहां से फ्लक्स फाइंड करें तो जो फ्लक्स होगा ये क्या होगा? ई ए कॉस थीटा। ठीक है, एरिया कितना होगा? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है यहां पे? तो लेंथ है 0.5 और ब्रेथ कितनी है? 0.2। तो एरिया हो जाएगा 0.1 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 4 इंटू 10⁴। एरिया गिवन है 0.1 इंटू कॉस एंगल कितना है? 60। तो 4 इंटू 10⁻³ इंटू 1/2, तो क्या होगा? 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट मीटर। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो ये तरीका होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का। ठीक है, एक इसमें और चीज आती है और उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? ठीक है, तो नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में ये बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, नोट कीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। देखो, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको क्लासरूम वाली फीलिंग आए देखने के बाद भी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर, आगे डेंसिटी लगाए भी स्केलर, लेकिन क्वांटिटी कौन सी हो गई? वेक्टर। तो ये थोड़ा सा समझना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है ये होता है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन ए। तो ये क्या होगा? ई इंटू ए अपॉन ए। और देखो ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या होगा? एरिया वेक्टर तो होगा ही। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा सा अच्छा है इसमें, नोट कीजिए। प्रूव दैट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करना नोट कर सकते हैं। प्रूव दैट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
the net electric flux will be always zero. Prove that in uniform electric field the net electric flux will be always zero. तो देखिए इसको कैसे होगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये नोट कर लिया आपने, ठीक है, तो नोट कर लो आप, ठीक, क्लियर है। क्योंकि इसमें पूरे बोर्ड की शायद हमें जरूरत पड़ जाएगी, ज्यादा तो नहीं ले, बट फिर भी फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। आप लोग फिगर ही छोटा बनाते हैं और फिर उसी में काट पीट करके कचरा कर देते हो, इससे अच्छा है थोड़ा सा बड़ा बनाया करो। कई लोग तो पेज बचाते हैं, अरे पेज बचाना चाहिए, सही चीज है, लेकिन सही जगह पे तो बचाओ। इंडिया ऐसी चीज है कि जहां पेड़ को काटा जाता है, फिर उसका कागज बनाया जाता है, उसी कागज पे लिखा आता है सेव ट्री, तो वही सारी चीजें हैं। दीवार पे लिख के कहा जाता है दीवार को गंदा ना करें, ठीक है, तो है ऐसी चीजें हैं। और जहां पर ये लिख दिया जाता है वहां पे प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। जैसे एक आदमी था, तो उसने पार्किंग थी, परेशान हो गया, मतलब वो बार बार लिखा था यहाँ पे गाड़ी खड़ी ना करे, जो आता वहीं खड़ी कर देता था। अब क्या करें, परेशान, तो सोचने लगा क्या करें क्या करें क्या करें। फिर उसने एक और बोर्ड लगाया, उस बोर्ड पर लिखा था पार्किंग चार्ज 200 रुपीज। फिर वहां पे पूरा का पूरा खाली रहता था, कोई वहां पे, तो हम इंडियंस हैं, हम लोग तो वैसे भी फ्री के काम में ज्यादा भरोसा रखते हैं, ठीक है। फ्री में कोई ऐप अगर इंस्टॉल हो रहा है, 5 रुपए दे रहा है, तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, भले बाद में 50 रुपए हमारे कट जाए, ठीक है। तो मतलब हम लोग तो वैसे आदमी है जो 10 रुपए निकालने के लिए 1000 रुपए लगा देते हैं, ठीक है, तो ये अलग चीज है। देखो यहां से ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसके मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और बाकी आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, @DK तिवारी, ये है टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो इस पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो उस पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें @ है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है, ये हमें करना है। तो कैसे होगा देखिए, हम मान लें कि यहां पे एक सिलेंडर ले लें, हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल में नहीं है। अच्छा, ये अगर पैरेलल नहीं बने तो पैरेलल एज्यूम कर लेना, आर्टिस्ट में और फिर इसके टीचर में काफी डिफरेंस होता है, ठीक है। हम एज्यूम कर लें कि सिलेंडर की जो लेंथ है वो L है, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली, बट लगता है कि यार सर आपने सिलेंडर तो ले लिया, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ भी तो दिखाओ कम से कम, ठीक है। ये मान लो अपना सिलेंडर है, ठीक है, हाइपोथेटिकल कोई सिलेंडर है जिसका, इस सिलेंडर का जो लेंथ है वो क्या है, L है, और इसका जो रेडियस है ये क्या है, R, इसका जो रेडियस है वो R है। तो एक काम करते हैं, जैसा भी हमने आपसे कहा था, कितने सरफेस होंगे इसमें, 3, तो फ्लैट और एक कर्व। तो सब में इनसाइड भी ले सकते हैं और आउटसाइड भी। आउटसाइड अच्छा होता है यार, एक तो आप लोग छोटा सिलेंडर बनाते हो फिर उसमें इनसाइड ले लो, तो थोड़ा सा दिक्कत देता है। चलो इसमें आउटसाइड लेते हैं। एक एरिया वेक्टर यहां पे ले लिए, ये एरिया वेक्टर है DA1, ठीक है। दूसरा एरिया वेक्टर यहां पे लेते हैं, ये अपने पास क्या है, DA2, और एक हम यहां पर भी लेते हैं और ये है DA3। ये 3 एरिया वेक्टर हो गए, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके साथ एंगल भी देख लें, क्योंकि एंगल का लोचा तो आता ही है, ठीक है। कैसे आएगा देखो, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, एरिया वेक्टर राइट टू लेफ्ट, यानी यहां लिख दें थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, होगा कि नहीं,
इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, दोनों लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं 180। यहां तो बड़े आराम से दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहां पे जो थीटा हो गया वो ये हो गया 90, और यहां भी दिख रहा है dA2 इसी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है, तो यहां पे जो थीटा है ये क्या हो गया 0 डिग्री। तो हम एज्यूम कर लें कि ये जो है ये क्या है φ1, ये जो है ये है φ2, और यहां पे हमने एज्यूम कर लिया φ3। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें देखना है, तो φ इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 ये। अच्छा, ये भी लग रहा होगा यार ये तो डायरेक्शन इधर है, ये तो डायरेक्शन इधर है, नीचे है, तो सर ने ऐसा क्यों किया? भाई फ्लक्स है स्केलर, तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब डायरेक्शन की कोई मतलब बात ही नहीं होगी, डायरेक्ट ऐड करेंगे हम लोग। तो यहां से क्या हो जाएगा φ इक्वल टू φ1 कितना है यहां देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह ई है, यूनिफॉर्म है ना, तो ये होगा E डॉट dA1, ये हो जाएगा E डॉट dA1 इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड φ2 यानी यहां पे ये हो जाएगा E डॉट dA2, कोई दिक्कत? लास्ट φ2, अच्छा इसे φ2 लिया था, चलो इसे φ3 कर देते हैं और इसको φ2 कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ऐड तो करना ही है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो तो करता ही है। और ये क्या हो जाएगा E डॉट dA3 यहां पे, ठीक है φ3। अब यहां से मेन काम शुरू होता है एंगल का। E डॉट dA1 क्या होगा, A डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो E डॉट dA1 क्या होगा E dA1 और कॉस 180, dA1 के लिए 180 प्लस E dA2, E डॉट dA2, E dA2 φ2 के साथ कितना एंगल है 0, तो यहां पे होगा cos 0 प्लस E dA3, E dA3 cos 90, यहां पे E इलेक्ट्रिक फील्ड dA3 cos 90। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E को तो हमने बाहर कर लिया, dA1 cos 180 होता है -1 प्लस यहां पर भी E को बाहर कर लिया, dA2 cos 0 होता है 1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, cos 90 इस पूरे वैल्यू को क्या कर देगा 0 बना देगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहां पे देखें तो ये माइनस इधर आ गया, -E dA1 हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एक छोटा सा सेगमेंट है, पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा फ्लैट जो होता है डिस्क का एरिया, यानी कि πr² प्लस E इंटू πr², और ये आ गया 0। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है ना, तो अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मिलते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आपका, इसमें हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ का, सॉलिड एंगल का कैसे प्रूफ करेंगे, सारी चीजें। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू।